मैं सरोज के जाने के बाद कुछ देर गुमसुम खड़ा फला में घूरता रहा, फिर अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। हालात जिस अंदाज में करवटें बदल रहे थे, मैं उनका आदी नहीं था, इसलिए मेरी परेशानी हक बजानिब थी। एक लम्हे को मेरे जहन में यह ख्याल उभरा कि किसी को अपने बारे में इत्तला दिए बगैर खामोशी से पटना वापस चला जाऊं और ऐसी मुलाजमत को हमेशा के लिए लात मार दूं जिसमें कदम कदम पर मुझे जहनी खौफ और दुश्वारियां पेश आ रही थी। लेकिन फिर मैंने अपना ख्याल तर्क कर दिया। मैं बुज़दिली का सबूत देकर फरार नहीं होना चाहता था। मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था जिसकी फिक्र मेरे पैर की बेड़ी बनती। चुनाचे मैंने तय कर लिया कि जो हालात भी पेश आएंगे उनका मर्दाना वार मुकाबला करूंगा, खा उसके नताइज कुछ भी हों। मैंने तमाम ख्यालात को जहन से झटक दिया और कुछ देर आराम करने के इरादे से बिस्तर पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर लीं। जलील को मैंने ताकीद कर दी थी कि वो मुझे 7 बजे होशियार कर दे। ठीक 7:15 बजे मैं घर से तैयार होकर निकला। बुनर्जी की कोठी 20 मिनट के फासले पर थी। चौकीदार को मेरी आमद की इत्तला पहले से थी, इसलिए मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मुलाजिम ने मुझे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। मेरा जहन उस वक्त भी तेज़ी से काम कर रहा था। बुखारी को मालूम हो चुका था कि मुझे बुनर्जी की कोठी पर बुलाया गया है। उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, मगर यह भी साफ तौर पर कह दिया था कि मैं आइंदा बुनर्जी से दूर रहने की कोशिश करूं। मैं सरोज की बातों पर भी गौर कर रहा था। उसकी इत्तला के मुताबिक बुखारी का ताल्लुक अंडरग्राउंड माफिया से भी था। उसने वाज़ेह तौर पर रहीमुद्दीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि उस शैतान सिफ्त आदमी की जड़ें भी अंदर ही अंदर दूर तक फैली हुई होंगी। मैं इन तमाम हालात की रोशनी में बड़ी संजीदगी से इस बात पर गौर कर रहा था कि बुनर्जी को हालात से बाखबर करूं या खामोश रहूं। बुखारी ने यह भी कहा था कि बुनर्जी और रहीमुद्दीन किसी वजह से एक दूसरे के दुश्मन हैं। ऐसी सूरत में अगर बुनर्जी मेरी हिमायत में कोई कदम उठाते तो मेरे मुखालिफिन की दुश्मनी और बढ़ जाती। मुझे अभी ढाका में कदम रखे जुमा 8 दिन हुए थे। दफ्तरी मामलात भी पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आए थे। मेरे दुश्मनों के हाथ बहुत लंबे थे। कमाल बुनर्जी की हिमायत मुझे महंगी भी पड़ सकती थी। बुखारी और रहीम को खबर मिल जाती तो वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते थे। मैंने बहुत गौर व खौज़ के बाद फ़ैसला कर लिया कि जब तक बुखारी और रहीमुद्दीन की चालें खुलकर मेरी समझ में ना आ जाएं, मैं अपनी ज़बान बंद ही रखूँगा। मैं ड्राइंग रूम में बैठा अपने ख्यालात में मुस्तग़रिक़ था कि खुशबू का एक मअतर झोंका मेरे वजूद पर तारी सारी कसलमंदी को दूर कर गया। मैंने नज़रें उठाकर देखा, झरना अपनी तमाम तर रौनाइयों के साथ मेरे सामने मौजूद थी। पहले रोज़ के मुकाबले में आज वो ज़्यादा हसीन क़यामत नज़र आ रही थी। मैं एहतरामन उठ खड़ा हुआ। वो दूसरों के लिए कुछ भी सही, लेकिन मेरे लिए बुनर्जी की बीवी थी और बुनर्जी वो वाहिद शख्स था मैं ढाका में जिस पर इन्हसार कर सकता था। मुझे अफसोस है कि आपको कुछ देर इंतज़ार की जहमत से दो चार होना पड़ा, झरना ने मुस्कुराकर कहा। फिर बड़ी तमकिनत से कदम उठाती मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उसकी एक एक अदा क़यामत थी। उसकी आवाज़ का तरन्नुम, उसके बल खाकर चलने का दिल फरेब अंदाज, नागिन की तरह बल खाती स्याह और दराज जुल्फ़ें जो उसके शानों पर मचल रही थीं, उसके वजूद से फूटती हुई सौंधी सौंधी महक, उसकी आंखों की मस्ती, उसके मखरूती होंठों का गुदाज, उसके गालों पर फूटती हुई शफ़क़ जैसी सुर्खी। मैं एक लम्हे को उसके हुस्न के सहर में डूब गया। फिर उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मुझे खुशी है कि आप वक्त के पाबंद हैं। वो मेरी आंखों में दूर तक झांकते हुए बोली। ऐसे लोग मुझे सख्त नापसंद हैं जो वक्त की पाबंदी नहीं करते। आपका क्या ख्याल है? जी, मैंने कसमसा कर जवाब दिया। जी हाँ, मैं आपके ख्याल से मुत्तफ़िक हूँ। मुलाजिम खाना लगा रहा है। वो मेरी बौखलाहट को महसूस करते हुए शौक़ी से बोली, आपको ज़्यादा भूख तो नहीं लगी? जी नहीं, मैंने फिर मुख्तसरन जवाब दिया। मुझे अफसोस है कि कर्नल से आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। उसने पहलू बदल कर अपनी बात जारी रखी। उनके एक दोस्त का हार्ट फेल हो गया है, इसलिए मजबूरन उन्हें वहाँ जाना पड़ा। मुझे भी एक सोशल मीटिंग में जाना था, लेकिन कर्नल ने मुझे पाबंद किया कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं आपका ख्याल रखूं। सॉरी, मेरी वजह से आपका प्रोग्राम भी ख़राब हुआ। मैंने इखलाकी तौर पर यह जुमला कहना ज़रूरी समझा। कर्नल बता रहे थे कि आप आबकारी के महकमे में हैं। उसने शाने बेनियाजी से सवाल किया। जी हाँ, मैं संभल कर बैठ गया। आपको फ़िलहाल गालिबन मिस्टर बुखारी के साथ अंडर ट्रेनिंग रखा गया है। आप जानती हैं इंस्पेक्टर बुखारी को? मैं गैर इख्तियारी तौर पर सवाल कर बैठा। थोड़ी बहुत वाकफियत है। उसने तजाहिल आरफाना से काम लिया, फिर मुझे भरपूर नज़रों से देखते हुए बोली, एक बात कहूँ, अगर नागवार खातिर ना गुजरे। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी किसी बात का बुरा मनाऊंगा?
कर्नल ने मुझे बताया था कि आप बहुत ईमानदार, नेक और मासूम आदमी हैं। उसने ज़ेरे लब मुस्कुराकर कहा, फिर मुझे कातिल नज़रों से घूरते हुए बोली, मेरी ज़ाती राय भी कर्नल की फराहम करदा मालूमात से मिलती जुलती है। झरना ने इस कदर बेबाकी से अपनी राय का इजहार किया कि मैं सिटपटा कर रह गया। वो मुझे इस अंदाज में देख रही थी कि जैसे कोई माहिर नफ्सियात अपने किसी मरीज के मर्ज की तशखीस में महव हो। मैं जवाब में कुछ कहने के बारे में गौर कर ही रहा था कि मुलाजिम ने आकर डिनर तैयार होने की इत्तला दी। झरना ने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा, फिर सोफे से उठते हुए मुझसे मुखातिब हुई, तशरीफ़ लाइए, बाकी गुफ्तगू खाने के दौरान होगी। मैं झरना की रहनुमाई में ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो वहाँ के ख्वाबनाक माहौल को देखकर ऐसा ही लगा जैसे किसी 5 स्टार होटल के VIP रूम में आ गया हूँ। शीशे की गोल मेज़ पर सिर्फ 4 कुर्सियाँ मौजूद थीं। मेज़ पर डिशें पहले से तैयार थी, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि वहाँ सर्व करने के लिए कोई मुलाजिम नज़र नहीं आ रहा था। मैं झरना के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरा ज़ाती ड्राइंग रूम है जहाँ सिर्फ मखसूस लोगों की खातिर मदारात की जाती है। लेकिन मैं तो कोई ख़ास आदमी नहीं हूँ, मैंने संभल कर कहा। मैं आपकी बात तस्लीम नहीं कर सकती। उसने पहली बार कदरे संजीदगी से जवाब दिया, कर्नल बहुत मगरूर और अलग थलग रहने के आदी हैं। उनके मिलने जुलने वालों में आम हैसियत के आदमी की कोई गुंजाइश नहीं होती। मैं इसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैंने इस बार झरना के सरापा पर एक नज़र डालकर कदरे बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा किया तो उसके हसीन चेहरे पर एक लम्हे को नफ़रत और हिकारत का मिला जुला तासुर उभरा। फिर उसने खुद पर काबू पाने में भी देर नहीं लगाई और मेज़ पर रखी डिशों की तरफ मुतवज्जा हो गई। खाने के दौरान हमारे दरमियान इधर उधर की बातें होती रहीं। वो मुझे इसरार कर करके एक एक चीज़ खिला रही थी। खाने के दौरान वो किसी मशरूब के गिलास को उठाकर बार बार अपने गुलाबी होंठों से लगा लेती। मैंने उसकी पैरवी में अपना गिलास उठाकर 1-2 घूंट लिए। वो अनानास और किसी तल्ख फ्रूट का कॉकटेल लग रहा था जिसे मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा था। मिस्टर आज़र, उसने बातें करते करते अचानक मेरी तरफ देखकर स्पाट आवाज़ में पूछा, क्या आप मुझे अपनी उम्र बताना पसंद करेंगे? मैं इस अचानक सवाल पर गड़बड़ा गया। गिलास उठाकर एक लंबा घूंट लेकर बोला, 26-27 साल। मेरी उम्र के बारे में आपका क्या अंदाज़ा है? जी, मैं समझा नहीं। मैंने उसे वजाहत तलब नज़रों से देखा। उसके खूबसूरत वजूद में किसी कर्ब की आमेजिश उसके चेहरे से अयां हो रही थी। कर्नल की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उसने तल्ख अंदाज में कहा। मेरी उम्र उससे आधी भी नहीं है, लेकिन मैं कर्नल के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ, बिल्कुल उस तरह मिस्टर आज़र जिस तरह आपको आपकी फितरत और मर्जी के खिलाफ बुखारी जैसे नापसंदीदा ऑफिसर के साथ अटैच कर दिया गया है। झरना का जुमला मेरे दिलो दिमाग पर किसी बम की तरह फटा। वो एक ही जुमले में बड़ी लंबी कहानी बयान कर गई थी। मैं उसकी निजी ज़िंदगी से कतई नावाकिफ़ था। मुझे यह भी मुतलिक इल्म नहीं था कि उसकी और कर्नल की शादी किस मजबूरी का नतीजा थी, लेकिन उसने जिस अंदाज में मेरी और अपनी मिसाल पेश की थी उसने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। आप बुखारी को इतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं आपको एक दिन भी उसके साथ ना रहने देती, लेकिन वो कुछ कहते कहते यकलख्त खामोश हो गई। लेकिन क्या? मैंने दबी ज़बान में दरियाफ्त किया। मैं जानती हूँ कि जिस तरह मैं कर्नल की ज़िंदगी से फ़रार हासिल नहीं कर सकती, बिल्कुल उसी तरह आपको भी बुखारी की एक एक नापसंदीदा हरकतों को भुगतना होगा। उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात के आगे सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। झरना ने होंठ काटते हुए कहा, मैं अगर ये कहूँ कि मैं और आप एक ही कश्ती के 2 सवार हैं तो शायद गलत नहीं होगा। मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी और मामलात के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए कुछ कहने से माजूर हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़ात पर मुकम्मल इख्तियार है। मैंने पहलू बदल कर जवाब दिया, बुखारी भी मेरी तरह एक इंस्पेक्टर ही है, मेरा ऑफिसर नहीं है जो उसके हुक्म पर चलने पर मजबूर हो सकूं। और अचानक मेरे जहन में सरोज के जुमले उभरे तो मैं मोहतात हो गया। बड़ी खूबसूरती से बात बनाकर बोला, वैसे कबल अज़ वक्त कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती। मैं देखूंगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। अगर हालात आपके हक में नासाजगार साबित हुए तो, झरना ने मुझे घूरते हुए स्पाट आवाज़ में दरियाफ्त किया, तो देखा जाएगा। मैंने उसे फिर टालना चाहा। मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला, इतनी जल्दी कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सकता, और यह भी मुमकिन है कि मिस्टर बुखारी के लिए जो बातें मशहूर कर दी गई हैं वो उनके दुश्मनों की उड़ाई हुई हों, उनमें सदाकत कम और झूठ की आमेजिश ज़्यादा हो। आप शायद मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं। झरना ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बड़े एतमाद से कहा,
लेकिन मैं जानती हूँ कि कर्नल और बुखारी की ज़ात से मेरा और आपका छुटकारा एक मोजज़ा ही होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कर्नल साहब से इस कदर खौफज़दा क्यों हैं? मैंने दबी ज़बान में पूछा। मेरा सवाल सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो बड़ी नफरत से बोली, मैं कर्नल से कभी खौफज़दा नहीं हुई। उसने मुझे जिस पिंजरे में कैद करने की कोशिश की थी, मैंने उसकी सारी तीलियां जलाकर राख कर दी हैं। लेकिन अभी आपने फरमाया था कि... मैंने गलत नहीं कहा था, वो मेरी बात काट कर बोली। मेरी और कर्नल की शादी एक मजबूरी का सौदा थी जिसे हम दोनों निभाने पर मजबूर हैं, लेकिन मैं उसकी गुलाम कभी नहीं रही। ये और बात है कि हम दोनों आखिरी दम तक एक दूसरे के वजूद से अलहदा नहीं हो सकते। मैं इस कोठी में कैद होने के बावजूद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। झरना की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो मुझे नफ्सियाती मरीज़ा लग रही थी। जिस तरह हर शख्स को सर छुपाने और रात गुजारने की खातिर एक जगह दरकार होती है, उसी तरह मैं भी इस कोठी की छत के नीचे बसेरा करने पर मजबूर हूँ। कर्नल भी कोई खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार रहा है। मैंने अक्सर महसूस किया है कि वो मुझसे छुटकारा हासिल करने के बहाने तलाश करता है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। शायद इसलिए कि मुझे कर्नल की सूरत में एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। उसके लहजे में दुनिया जहान की तलखियाँ सिमट आई थीं। फिर वो यकलख्त कुछ सोचकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे शायद इस वक्त आपसे इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद उसके होंठों पर दोबारा जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहटें रक्स करने लगीं। मैंने महसूस किया कि वो खुद पर काबू पाने की हैरत अंगेज सलाहियतों की मालिक थी। एक लम्हा कबल वो कर्नल का जिक्र करते वक्त किसी जहरीली नागिन की तरह पल खा रही थी और अब दोबारा बड़े चाव से मुझे खाना खिलाने में मसरूफ हो गई थी। बहुत तकल्लुफी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। खाने के बाद हम दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए। मैंने जो मशरूब पिया था उसने मेरे जहन को बोझल बोझल सा कर दिया था। नीम का हल्का हल्का खुमार भी तारी हो रहा था। मैंने एक दो बार वापसी की इजाज़त चाही। कर्नल की गैर मौजूदगी में मेरा वहाँ ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं था। यह भी मुमकिन था कि बुखारी या रहीमुद्दीन का कोई खुफिया आदमी मेरी जासूसी में लगा हो। मैं झरना की बातों से बचना चाहता था, लेकिन उसने मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। बार बार यही कहती रही कि शायद कर्नल वापस आ जाए और आपकी मुलाकात हो जाए। मैं भी ये सोचकर उसकी बात मान गया कि अगर कर्नल से मुलाकात हो गई तो दोबारा आने की जहमत से बच जाऊंगा। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, मेरे जहन पर तारी होने वाली गनूदगी भी बढ़ती जा रही थी। मेरा ख्याल है कि कर्नल के आने में देर भी हो सकती है। झरना ने मेरी कैफियत को महसूस करते हुए कहा, फिर सोफे से उठते हुए बोली, लेकिन जाने से पेशतर मैं आपको अपनी कुछ पेंटिंग्स ज़रूर दिखाऊंगी। क्या आपको मुसव्वरी से भी कुछ लगाव है? मैंने पूछा और खुद को संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। मुझे नहीं, कर्नल को, उसने कुछ अजीब अंदाज में कहा। वो अब सिर्फ खूबसूरत चीज़ों को कैनवस पर मुंतकिल करके ही अपनी शौक की तस्कीन कर सकता है। मैं झरना के जुमले का मफहूम ना समझ सका। वो बड़ी बेतकल्लुफी से मेरा हाथ थाम कर कोठी के निचले हिस्से में ले गई। मेरा जहन नींद से बोझल हो रहा था, लेकिन वो मुझे जिस कमरे का कुफल खोल कर अंदर ले गई थी, वहाँ कदम रखते ही उसकी बातों का जीता जाग का मफहूम मेरी निगाहों के सामने रक्स करने लगा। मैं फटी फटी नज़रों से झरना की उन उरियां और मुख्तलिफ पोज में बनी हुई पेंटिंग्स को देखने लगा जो किसी तौर पर तहजीब के दायरे में शुमार नहीं की जा सकती थी। कमरे में चारों तरफ खूबसूरत फ्रेमों में इसी किस्म की इफलाक सोज तस्वीर आवेज़ां थी। मेरे जहन पर तारी नशा दो आतिशा होने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ जिसका एक एक मंजर बड़ा ही जान अंगेज था। मेरे जिस्म पर बेशुमार चूंटियाँ रेंगने लगीं। मेरे जज्बात को बिच्छू डंक मारने लगे। अनगिनत कन खजूरे मेरे वजूद पर सरसराने लगे। मैं अजीब कैफियतों से दो चार था। मुझे हैरत थी कि झरना को मेरे सामने कर्नल के इस बेहुदा शौक की नुमाइश की क्या ज़रूरत थी। मेरे तनफ़ुस की रफ्तार डामाडोल हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि झरना से किस तरह नज़रें चार करूं। मिस्टर आज़िफ, मेरे कानों में झरना की आवाज़ उभरी, क्या सिर्फ बेजान तस्वीरों से दिल बहलाते रहोगे? मैं चौंक कर पलटा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। झरना लिबास की कैद से आज़ाद मेरी तरफ बड़ी हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी निगाहों में अभी तक शब विसाल की तिश्नगी तैर रही थी। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। मेरा वजूद किसी तूफान की जद में आए हुए कमज़ोर दरख्त की मानिंद लड़खड़ाने लगा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मेरे इरादे से ज़्यादा झरना की बिफरी हुई ख्वाहिशात का दखल था। मैं वक्त, माहौल और हालात के मंजदार में डूबता चला गया। डूब कर उभरा तो मुझे अपने आप से नफरत महसूस होने लगी। मैं गलाजत के जिस दलदल में सर तपा लुथड़ चुका था
उसके दाग मिटाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं कितनी देर कैफो मस्ती से दो चार रहा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन होश में आने के बाद मैं निदामतों के बोझ तले दबा सिसक रहा था। जो गलती सरजद हो चुकी थी उसकी तलाफी मुमकिन नहीं थी। मेरी शराफत और पाकीज़गी का भरम खाक में मिल चुका था। मेरे जहन में गर्म आंधियों के झक्कड़ चल रहे थे। मैं जिन बेहुदा तस्वीरों को देखकर बहका था, अब वो मेरी कम हिम्मती पर मुस्कुराती महसूस हो रही थी। मेरे दिमाग में वनूदगी के बादल अब भी मंडला रहे थे। मान एक ख्याल मेरे जहन में तेज़ी से उभरा। अनानास के जूस में शायद कोई नशा आवर चीज़ ऐसी ज़रूर शामिल थी जिसने मेरे हवास को मुअत्तल कर दिया था। इस ख्याल के आते ही मैं कांप उठा। हरचंद के मैं उस हराम शय की जूस में मिलावट से नावाकिफ था, लेकिन ये एहसास ही मेरे लिए मौत की अजियत से कम नहीं था कि शराब मेरे खून में शामिल हो चुकी थी। अचानक मेरे जहन में वो जुमले सदाए बाज गश्त बनकर गूंजने लगे जो ख्वाब में जोगी सीताराम ने कहे थे। उसने बड़े यकीन से कहा था, तेरा धर्म भ्रष्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, तेरे धर्म कर्म के दावे भी धरे के धरे रह जाएंगे। उसने मुझे बावर करवाने की कोशिश की थी कि वक्त अगर मेरे हाथों से फिसल गया, निकल गया, तो फिर पछतावों के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। उसमें शायद ठीक ही कहा था। जिंदगी की शाहराह पर मेरे कदम लड़खड़ा चुके थे। मैं औंधे मुंह गिरा था। मेरा ज़मीर लहूलुहान हो चुका था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, जो तीर कमान से निकल चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। जो कुछ हुआ वो बेध्यानी में हुआ। शराब के नशे ने मेरी खुद एतमादी की धज्जियाँ उड़ा दी थी। मैंने नज़रें उठाईं। झरना मेरे सामने एक नए लिबास में निखरी खड़ी थी। उसके गुदाज होंठों पर बड़ी मायनी फेज़ और फातिहाना मुस्कुराहट खेल रही थी। मैंने उस बेहया की तरफ से मुंह फेरने की कोशिश की तो उसने बड़े तकब्बुर से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कर्नल से खौफजदा नहीं हूँ, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसे हासिल करने में देर नहीं करती। तुम भी मुझे पहली मुलाकात में अच्छे लगे थे और आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। अगर कर्नल को, मैंने कमज़ोर आवाज़ में उसे हालात की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश की। जहन्नुम में गया कर्नल, उसने नफरत से कहा। फिर अपनी जुल्फों को सर के झटके से पुश्त की जानिब उछालते हुए बड़ी ढिठाई से बोली, मैंने तुमसे गलत बयानी की थी। कर्नल किसी दोस्त की मौत में शिरकत करने नहीं गया है। वो अपने बूढ़े और खूसट दोस्तों के साथ इस वक्त सुंदरबन के इलाके में किसी शिकार के पीछे भटक रहा होगा। शिकार मिल जाने के बाद भी उसका निशाना गलत हो सकता है, लेकिन मेरा निशाना कभी खता नहीं होता। अनानास के जूस में क्या मिला था? मैंने उससे सवाल किया। मेरी फतह और तुम्हारी शिकस्त। उसने मुझे तेज नजरों से घूरा, फिर गुदाज होंठों पर एक जानदार तबस्सुम बिखेर कर बोली, मैं जिस संगे मील को अबूर कर लेती हूँ उसकी जानिब पलक कर देखना मेरी फितरत के खिलाफ है, लेकिन तुम अगर चाहो तो हमारी दोस्ती बरकरार रह सकती है।